स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से क्विज के बारे में। क्विज का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है स्टूडेंट्स, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और जो क्वेश्चंस मेंशन है उनके बारे में जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट कीजिए। आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, कुछ पर्सनैलिटीज़ का जो नेम है वो मेंशन किया गया है और क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो ड्राफ्टिंग कमेटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उसका मेंबर नहीं था। तो आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के जो टोटल मेंबर्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फ्रेमिंग के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट कमेटी आपको देखने के लिए मिलती है, ड्राफ्टिंग कमेटी। और भी काफ़ी सारी कमेटी हैं, जैसे कि कमेटी ऑन स्टेट्स के रिगार्डिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रोविजंस हैं उनको फ्रेम किया जाएगा, उस कमेटी को किसके द्वारा हेड किया गया, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। रूल्स कमेटी है, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रूल्स कमेटी है उसको हेड किया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि स्टेयरिंग कमेटी आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारी कमेटी हैं, कुछ मेजर कमेटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। उनके अंदर एक इम्पोर्टेंट कमेटी है जिसको कि हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग है इसी कमेटी के द्वारा कैरी आउट किया गया था स्टूडेंट्स। आप देखिए कि जो 29 अगस्त का जो दिन है, 29 अगस्त 1947 के समय में इस ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के रिगार्डिंग में, और आप देखिए कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हो और भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं उनके द्वारा जो वर्क है उसको कैरी आउट किया गया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर हैं, उनका लीडरशिप में आपको ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि टोटल इसके अंदर 7 मेंबर्स हुआ करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर को अगर हम इंक्लूड करें तो टोटल आपको 7 मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। 2 ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनको रिप्लेस किया गया था क्योंकि उनका इल हेल्थ की वजह से, और आप देखिए कि उनका जो एक पर्सन का डेथ हो जाने की वजह से उनको यहाँ पे रिप्लेस किया गया था। अगर हम डैश से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो डीपी खेतान नाम के जो हमारे एक पर्सनैलिटी हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में, उनका डेथ के बाद में जो वैकेंसी है उसको क्रिएट हुआ था और टीटी कृष्णामाचारी नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा उस वैकेंसी को रिप्लेस किया गया था। हमने इल हेल्थ के बारे में डिस्कस किया तो आप देखिए कि बी एल मित्तर नाम के जो पर्सन है उनका इल हेल्थ की वजह से यहाँ पे वैकेंसी है वो क्रिएट हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में, और उनको रिप्लेस किया गया था एन माधव राव नाम के जो पर्सन है, एन माधव राव नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको इन मेंबर्स के बारे में नहीं पता है तो आपका पॉलिटी का जो बुक है, जो बुक आप रीड करते हो पॉलिटी के रिगार्डिंग में, तो वहाँ पे जाके इन मेंबर्स के बारे में एक बार रीड जरूर से करना स्टूडेंट्स। और भी जो कमेटीज़ हैं जैसे कि हमारा रूल्स कमेटी, रेगुलेशन कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी, वो सब कमेटीज़ किसके द्वारा हेड की गई उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर का लीडरशिप है। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलते हैं एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी एंगर नाम के जो पर्सन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में। तो आप देखिए कि एन गोपाल स्वामी एंगर हैं। एन गोपाल स्वामी एंगर के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर नाम के जो पर्सन हैं वो आपको यहाँ पे मेंबर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि डॉक्टर के एम मुंशी हैं, डॉक्टर के एम मुंशी हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं इस कमेटी के रिगार्डिंग में, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में। इसके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, सैयद मोहम्मद जो सादुल्ला हैं जिनको कि हम एम सादुल्ला के नाम से भी काफ़ी बार बुक्स के अंदर में मेंशन किया जाता है। तो सैयद जो मोहम्मद सादुल्ला हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं। इसके अलावा हमने 2 पर्सन्स का जो वैकेंसी है उसके रिप्लेसमेंट के बारे में रीड किया था। तो आप देखिए कि एन माधव राव हैं, एन जो माधव राव हैं, एन गोपाल स्वामी एंगर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जो एन माधव राव हैं उनके द्वारा रिप्लेस किया गया था बेसिकली किन पर्सन को, बी एल मित्र को। बी एल मित्र नाम के जो पर्सन है उनका इल हेल्थ की वजह से यहाँ पे जो रिप्लेस है वो रिप्लेसमेंट को कैरी आउट किया गया एन माधव राव के द्वारा। आप देखिए कि टीटी कृष्णामाचारी हैं, टीटी कृष्णामाचारी हैं, उनके द्वारा किसको रिप्लेस किया गया था स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। डीपी खेतान सर का जो डेथ है वो हो जाने की वजह से डीपी
खेतान सर का जो डेथ है वो हो जाने की वजह से उनको यहाँ पे बेसिकली रिप्लेस किया गया था टीटी कृष्णामाचारी के द्वारा। तो डीपी खेतान भी हैं यहाँ पे जिनको रिप्लेस किया गया टीटी कृष्णामाचारी के द्वारा। और आप देखिए कि मोहम्मद सादुल्ला, जिनको कि यहाँ पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये भी बेसिकली मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। BL मित्तर हैं, उनको एन माधव राव के द्वारा रिप्लेस किया गया था, ये भी मेंबर हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। आपको जो पिंगाली वेंकैया नाम के जो पर्सन हैं वो बेसिकली यहाँ पे मेंबर है, वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड। पिंगाली वेंकैया के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रीड करते हो। और आप प्रेजेंट समय में भी आप देखिए कि हमारा जो फ्लैग है, हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो फ्लैग है वो बेसिकली पिंगाली वेंकैया सर के द्वारा ही उसको डिजाइन किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में। स्टूडेंट्स, पिंगाली वेंकैया सर के द्वारा 1906 के समय जो कांग्रेस का जो सेशन है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, 1906 का जो कांग्रेस सेशन है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था उसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। क्या दादा भाई नारोजी के द्वारा इसको हेड किया गया था 1906 के कांग्रेस सेशन को? और आप देखिए कि स्वराज का एक जो वर्ड है उसको भी एक मेन मैंडेट के रूप से बताया गया था कांग्रेस की रिगार्डिंग में 1906 के कांग्रेस सेशन के अंदर में। तो आपको पता होना चाहिए 1906 का जो सेशन है किसके द्वारा हेड किया गया, कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ। तो उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं पिंगाली वेंकैया सर। इनको बेसिकली जो ब्रिटिश अथॉरिटी का जो फ्लैग है उसको ये रिफ्यूज़ करते हैं, उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट करते हैं। और आप देखिए कि 1921 के समय में इनके द्वारा इंडिया का जो फ्लैग है उसको बेसिकली डिजाइन किया गया था। PM सर के द्वारा 2022 के समय जो मन की बात प्रोग्राम है उसके अंदर भी पिंगाली वेंकैया सर के बारे में मेंशन किया गया था। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 21 के समय इनके द्वारा बेसिकली इसको डिजाइन किया गया। और हमारे जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, MK गांधी, उस समय एक पॉपुलर लीडर के रूप से इमर्ज होते हैं। आप देखिए कि इनके द्वारा चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद का जो मील स्ट्राइक है वो भी कैरी आउट किया गया था। 1919 का जो सेशन है, 1919 का जो समय है उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। ऐसे काफ़ी सारे जो मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट है, उस समय गांधी जी एक लीडर के रूप से इमर्ज हुए थे। तो 21 के समय में MK गांधी को अपना जो फ्लैग जो डिजाइन किया गया पिंगाली वेंकैया सर के द्वारा, MK गांधी को इनके द्वारा सौंप दिया गया था। और आप देखिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हम यहाँ पे रीड करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हमने देखा। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 22 जुलाई का वो समय है, 22 जुलाई का वो समय है 1947 के समय इंडिपेंडेंस से आप देखिए कि कुछ दिन पहले हमारा जो फ्लैग है उसको बेसिकली अडॉप्ट किया गया था। काफ़ी बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि अदर देन मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा ऐसे कौन से और काम हैं जो किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी बार आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में सुना होगा। आप देखिए कि 2010 के समय इंडिया के अंदर भी ऑर्गेनाइज हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। ये बेसिकली वो एरियाज़ हैं, वो कंट्रीज जिसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, मैक्सिमम वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे कभी ब्रिटिश अथॉरिटी का रूल हुआ करता था, ब्रिटिश का कोई ना कोई कंपनी हुआ करता था, या आप देखिए कि ब्रिटिश क्राउन का वहाँ पे रूल है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इन कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप है वो इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कि जो कॉमनवेल्थ है उसके अंदर इंडिया का जो मेंबरशिप है उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया। इंडिया का जो फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई के दिन 1947 के समय में। ये डेट आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है स्टूडेंट्स? क्या वंदे मातरम है हमारा नेशनल सॉन्ग? तो वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है आप देखिए कि 1896 के समय में जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं उनका जो आनंद मठ नाम का जो किताब है उससे वो इंस्पायर है। और इसको 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है उसके अंदर में पहली बार इसको गाया गया था। तो नेशनल सॉन्ग के अलावा आप देखिए कि हमारा जो नेशनल एंथम है, जन गण मन, जो नेशनल एंथम है जो कि बेसिकली 1911 के समय आपको फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलता है कांग्रेस सेशन के अंदर में। और आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि 1896 का जो कांग्रेस सेशन है, 1911 का जो कांग्रेस सेशन है, उनका जो होस्टिंग है वो कलकत्ता के अंदर किया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी बेसिकली यहाँ पे जो प्रेसिडेंट के रूप से जो स्वीकार किया गया
इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 24 जो जनवरी का जो समय है 24 जनवरी 1950, जस्ट 2 डेज बिफोर द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले ये वर्क भी हैं वो कैरी आउट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो आपको इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा क्या क्या वर्क है उनको कैरी आउट किया गया है। आपको ये सब जो जानकारी है, हमने यहाँ पे कमेंसमेंट के बारे में देखा कि कमेंसमेंट के 2 दिन पहले तो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अडोप्शन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि 26 नवंबर का जो दिन है 1949 के दिन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडोप्ट किया गया था। पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसमेंट है वो आपको 26 जनवरी 1950 के दिन देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि ये जो 2 मंथ का जो गैप है वो क्यों रहा। यहाँ पे पूर्ण स्वराज एक दिवस डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था, जिसको कि कांग्रेस के द्वारा 1929 का जो लाहौर सेशन है उसके अंदर अडॉप्ट किया गया कि 1930 का जो 26 जनवरी है उसके दिन हम पूर्ण स्वराज दिवस है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी डे का हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसमेंट है वो 26 जनवरी 1950 के समय देखने के लिए मिला था। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए। आप देखिए कि क्या हमारे सभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन के जो सभी प्रोविजंस हैं क्या वो 26 जनवरी के दिन ही एग्जिस्टेंस के अंदर में आए थे। तो आप देखिए कि सभी प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, जैसे कि सिटीजनशिप है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है, ऐसे काफ़ी सारे जो प्रोविजंस है वो 26 नवंबर के समय ही एग्जिस्टेंस के अंदर आए। जब आप प्रियम्बल के बारे में रीड करते हो तो आप देखिए कि प्रियम्बल के अंदर आपको ये ही जो डेट है वो देखने के लिए मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के अडोप्शन प्रोसेस के बारे में। तो ये हुआ स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हमने देखा। हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो तीनों मेंबर्स हैं वो यहाँ पे तीनों मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड हैं, उनके बारे में देखा। डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके चेयरमैन हुआ करते थे। इसके अलावा कौन कौन मेंबर्स हैं वो नहीं है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि यहाँ पे गोपाल स्वामी अयंगर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर KM मुंशी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, N माधव राव हैं। ये ऐसे पर्सन्स जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। पिंगाली वेंकैया फ्लैग के डिजाइनर हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप देखिए कि भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में है। तो भीमा कोरेगांव का जो बैटल है वो कब देखने के लिए मिला था। भीमा कोरेगांव का जो बैटल है वो आपको सेकंड क्या एंग्लो मराठा वॉर के समय देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है। हमें जो भीमा कोरेगांव बैटल है वो थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर है उस समय में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो जया स्तंभ है एक मिलिट्री मोन्यूमेंट है, जिसको कि वहाँ पे जो विलेज का एरिया है, कोरेगांव का जो एरिया है जहाँ पे उसको कैरी आउट किया गया था। तो आप देखिए कि वहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर सर के द्वारा सोल्जर्स का जो मेमोरी है उसके रूप से उनके द्वारा इरेक्ट किया गया, उसको वहाँ पे बनाया गया। तो ये स्टेटमेंट है वो भी बेसिकली रॉन्ग है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट? बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे आप देखिए कि नन, यहाँ पे जो आंसर है वो देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में हम एक बार रीड करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर है वो आपको कब देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि एंग्लो मराठा वॉर के बारे में जब हम रीड करते हैं तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वॉर से भी पहले आपको 1761 का समय का जो लड़ाई है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पानीपत का जो थर्ड लड़ाई है उसके अंदर में डिफीट होता है। आप देखिए कि जो मराठाज हैं सदर्न हमारा जो डेक्कन का जो एरिया है वहाँ से बिलोंग किया करते थे, हमारा पेनिनसुलर इंडिया से बिलोंग किया करते थे। वहाँ से ये लोग हैं दिल्ली के लिए माइग्रेट करते हैं। तो आप देखें कि कम्प्लीटली एक मिस एडवेंचर आपको देखने के लिए मिलेगा इनके द्वारा जिस तरीके से माइग्रेट किया गया। ये बैटल को अगर यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है वहाँ पे अगर ये फोर्ट करते तो इनको ज़्यादा एडवांसमेंट है या बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलता। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो वहाँ पे लड़ते हैं, उसके अंदर इनका डिफीट आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उस समय में आपको बालाजी बाजीराव नाम के जो पेशवा हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद में उनका डेथ होता है। नए पेशवा हैं माधव राव हैं, वो पावर के रूप से आएंगे। बालाजी बाजीराव नाम के जो पेशवा हैं उनका डेथ आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में जो माधव राव हैं वो पावर के रूप से आते हैं। माधव राव के बाद में आप देखें कि यहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं लिटिल बिट स्पेक्टिकल उनका वे आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से फिर से जो मराठा एम्पायर है वो एक रिवाइवल फेज के अंदर में आता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद में।
तो आप देखिए कि 1775 के समय में आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि ये वही समय है, उस समय में ब्रिटिश अथॉरिटीज काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में बिजी हुआ करते थे। काफ़ी कुछ एरियाज़ के बारे में अगर हम बात करें, 1757 के समय में प्लासी का युद्ध देखने के लिए मिला था, बंगाल को सब्जुगेट किया गया उसके थ्रू में। दूसरी जो पावर्स हैं उनको भी धीरे धीरे यहाँ पे सब्जुगेट किया जाएगा ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। आप देखिए कि 1760 के समय में आपको बेसिकली जो फ्रेंच का जो अथॉरिटीज है उनको भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। डुप्लेक्स नाम का उनके एक लीडर हुआ करता था, फ्रेंच का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका। तो बेसिकली आप देखिए कि फ्रेंच का वो लीडर है, उसके जाने के बाद में वहाँ पे जो फ्रेंच का जो आर्मी है उसको डिफीट किया जाता है। बैटल ऑफ वांडीवास ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। तो उस समय में फ्रेंच को भी सब्जुगेट कर दिया गया। 1764 के समय में आपको बेसिकली जो बैटल ऑफ बक्सर है वो देखने के लिए मिलेगा। ड्यूल गवर्नमेंट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। और इसी समय में जो मैसूर है वो भी इमर्ज होता है। आप देखिए कि 1769 का वो समय है, 1766 से लेकर 69 का वो समय है जब मैसूर के साथ भी जो लड़ाई है वो कैरी आउट करेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि ये हमने बैकग्राउंड के बारे में देखा। तो इसी समय में आप देखिए कि 1775 से लेकर 1782 का वो समय है, उस समय में आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो देखने के लिए मिलती है। इसके रिगार्डिंग में जो ट्रीटी ऑफ सलबाई है वो एग्जिस्टेंस अंदर में आएगा 1982 के समय में। जो ट्रीटी की जाएगी सलबाई के एरिया के अंदर में, तो ट्रीटी ऑफ सलबाई है वो आपको एग्जिस्टेंस के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो फर्स्ट बैटल ऑफ मराठा के बारे में, तो आप देखिए कि एंग्लो मराठा वॉर के समय में जो इनके इंटीरियर जो अफेयर्स हुआ करते थे उसके अंदर ब्रिटिश अथॉरिटी का जो इंटरफेरेंस है उसके रिगार्डिंग में आपको फर्स्ट बैटल है वो देखने के लिए मिलती है। रघुनाथ राव नाम के जो पर्सन है वो हुआ करते थे, एक प्रेसिडेंसी से वो मदद मांगते हैं। उसी समय में आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो हर एक इवेंट के बिहाइंड में कुछ ना कुछ आप देखिए कि यहाँ पे बैकग्राउंड का डेवलपमेंट है। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके थ्रू में क्या कर दिया गया था स्टूडेंट्स, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको मोर पावर है वो दे दिया गया था। जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उनको सबॉर्डिनेट के रूप से डेवलप किया गया था। तो आपको इस तरीके से बैकग्राउंड डेवलपमेंट है उसका भी आपको अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1803 के समय में, आप देखिए कि मैसूर नाम का जो स्टेट हुआ करता था, टीपू सुल्तान को वहाँ पे डिफीट कर दिया गया था। वहाँ का उनका जो कैपिटल का एरिया है श्रीरंगपट्टनम, तो वहाँ से उनको डिफीट कर दिया जाता है 1799 के समय में। 1803 से लेकर 1805 का जो समय है उस समय में आपको सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे लेटर फॉर्म के अंदर में जो होलकर नाम के जो रूलर्स हुआ करते थे, जो कि आपको इंदौर का जो रीजन है वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि हम काफ़ी बार अहिल्याबाई होलकर के बारे में रीड करते हैं। इंदौर से रिलेटेड जो पर्सनैलिटी हैं, आप कभी इंदौर भी अगर विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको जो आर्किटेक्चर है, होलकर डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस आपको, डैम्स हैं एंशियंट जो डैम्स हैं उनके उनसे भी आपको इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा। तो 1803 से लेकर 1805 के समय में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है उसको लड़ा जाता है। आप देखिए कि यहाँ पे आपको ट्रीटी ऑफ राजघाट है वो आपको देखने के लिए मिलती है। होलकर्स के साथ में जो पीस है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पे 1818 का जो लेटर फेज है 1818 के समय में, या 1817 से लेकर 1818 का जो समय है उस समय में थर्ड बैटल है वो लड़ी जाती है। उसी समय में यहाँ पे भीमा कोरेगांव का जो बैटल है उसके रूप से भी हम इसको जानते हैं। आप देखिए कि महार जो पर्सन्स हैं जिनको कि बेसिकली सोसाइटी के अंदर जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं दिया जाता था, वो यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ में लड़ाई लड़ते हैं। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ में जो बैटल है उसको पार्टिसिपेट करते हैं। मराठा एम्पायर का यहाँ पे डिफीट होता है स्टूडेंट। जो मराठा एम्पायर हुआ करता था उनका डिफीट आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उस समय में जो बेसिकली जो बाजीराव सेकंड नाम के जो पेशवा हुआ करते थे, पेशवा का जो बाजीराव सेकंड नाम के जो पेशवा हैं
बाजीराव सेकंड हैं जो खानदेश का जो रीजन है उसके लिए चले जाएंगे इस बैटल के बाद में। खानदेश आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? खानदेश के बारे में काफ़ी बार आप देखिए कि हम बुंदेलखंड के बारे में, बाघेलखंड के बारे में, इन सभी के बारे में रीड करते हैं। तो आपको खानदेश रीजन के बारे में भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र का जो नॉर्दर्न पार्ट है, महाराष्ट्र का जो नॉर्दर्न पार्ट है, और नॉर्दर्न पार्ट के साथ में आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का जो पार्ट है वो भी टच करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मध्य प्रदेश है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो इस पार्ट का जो नाम है वो खानदेश का नाम कहा गया है। तो बाजीराव सेकंड का यहाँ पे डिफीट होता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो महार जो पर्सन्स हैं जो यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का जो रेजिमेंट्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं इस बैटल के अंदर में, उन्हीं की मेमोरी के रूप में 1821 के समय में एक मोन्यूमेंट है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। वहाँ पे जय स्तंभ नाम का जो मोन्यूमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे वो पर्सन्स जिनको सोसाइटी के अंदर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, जिनको प्रॉपर सोसाइटी के अंदर जो इक्वलिटी का स्टेटस है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए कि उन पर्सन्स के द्वारा अपना एक मेमोरी के रूप से, अपने एक फाइट के रूप से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 1 जनवरी और 2 जनवरी का जो समय है वहाँ पे 2018 के समय यहाँ पे एक वॉयलेंस का सिचुएशन भी देखने के लिए मिला था। उस समय काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ था। आप देखिए कि 1927 के समय डॉक्टर BR अम्बेडकर सर हैं यहाँ पे विजिट किए थे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मोन्यूमेंट है वो इनके द्वारा नहीं इरेक्ट किया गया है, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमारे जो ऐसे पर्सन्स हैं जिनको प्रॉपर सोसाइटी के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, जिनको कि हम दलित पर्सन्स के नाम से जानते हैं, तो आप देखिए कि उनके द्वारा काफ़ी सारे जो मूवमेंट्स हैं वो चलाए गए हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट है वो भी सभी आपको देखने के लिए मिलता है। वाटर के रिगार्डिंग में कुएं से जो पानी है उसका इक्वलिटी का स्टेटस के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो मूवमेंट्स हैं इसी एरा के समय में 1927 है, 1930 का जो समय है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में कि थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर है उस समय लड़ा गया था। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया 1927 के समय में, बट आप देखिए कि उनके द्वारा जो मोन्यूमेंट है वो नहीं बनाया गया है, जो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। पुणे के पास में ये सिचुएटेड है। थर्ड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर सभी रिलीजन्स हैं, सभी रीजन्स हैं, उनको इक्वल ट्रीट करने के बारे में, इक्वल आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से है। तो आप देखिए कि ये तो इक्वलिटी का पार्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ही इंटीरियर पार्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सभी लोगों को इक्वल वे में ट्रीट करना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का रिटर्न डॉक्यूमेंट के साथ में कोई भी आपको यहाँ पे जो रिलेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अनरिटन भी हो। काफ़ी सारे कंट्रीज के अंदर अनरिटन कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम से भी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, फंडामेंटल बुक आपको देखने के लिए मिलता है कानून के पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि गवर्नमेंट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी ये इम्पोज करता है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट किसी एक पॉलिटिकल एक पर्सन को दिया जाएगा, आप देखिए उनको यहाँ पे मूवमेंट का राइट है, उनको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है। तो बेसिकली आप देखिए को गवर्नमेंट के ऊपर भी जो अथॉरिटी है उसको भी बेसिकली यहाँ से जो लिमिट है वो करता है। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यही है, गवर्नमेंट अपना अथॉरिटी है वहाँ से ड्रॉ करता है फंडामेंटल लॉ के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि लिमिट भी किया जाता है गवर्नमेंट की अथॉरिटी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो वर्ड है उसके बारे में पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप से क्यों जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप से क्यों जानते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। आपका जो पॉलिटी का जो NCERT है, 11th-12th का जो NCERT है उनके अंदर काफ़ी बार इनके बारे में मेंशन है। 11th का NCERT के अंदर है स्टूडेंट्स इसके बारे में मेंशन, तो आप रीड करना। एक रेड कलर का जो कवर आपको देखने के लिए मिलेगा उस NCERT का। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको अगर हम ट्रेस करें इंडिया के अंदर में, तो कौन से ऐसे एक्ट हैं जिसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, ये फर्स्ट एक्ट है जिसके थ्रू ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल किया गया था। 1935 का जो एक्ट है इसके अंदर में आपको जो प्रोविंस हैं उनके अंदर जो ऑटोनॉमी है वो देखने के लिए मिलेगा।
जो आप देखिए कि जो डिसेंट्रलाइज, यहाँ से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको हाईएस्ट अथॉरिटी बना दिया गया, बॉम्बे और मद्रास को उसके सबॉर्डिनेट बना दिया गया, मीन्स एक पर्सन के अंदर जो पावर है उसको वेस्ट किया गया है। सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पीक के ऊपर कब पहुंचता है स्टूडेंट्स? 1833 के समय में। उस समय क्या हुआ कि गवर्नर, कंप्लीट इंडिया का एक पर्सन है जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो बना दिया गया। 1935 के समय क्या हुआ स्टूडेंट्स? आप देखिए कि 1857 के समय रिवोल्ट होता है। 1857 की रिवोल्ट के बाद में 1858 के समय डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, जो 1961 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आता है। प्रोविंस को भी कुछ पावर दिया जाएगा और ये जो अपना पीक के ऊपर पहुंचता है 1935 के समय। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो पावर के अंदर में आएंगी 1937 के समय में। आप देखिए कि काफ़ी सारी जगह कांग्रेस के द्वारा जो गवर्नमेंट है वो बनाई जाएगी स्टेट्स के अंदर में। मोरलेमेंटो रिफॉर्म बेसिकली आपको यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसके पर्सपेक्टिव से जाना जाता है। फर्स्ट जो सचिदानंद सिन्हा नाम के जो पर्सन है उनको यहाँ पे वॉइस रॉय का एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर में लिया जाएगा फर्स्ट टाइम में। तो आप देखिए कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो फर्स्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उसी का एग्जिस्टेंस आपको प्रेजेंट समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। 1853 के कानून के बारे में बात करें तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शन हैं, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं उनको बेसिकली यहाँ पे सेपरेट किया गया था फर्स्ट टाइम के अंदर में। आप देखिए कि 6 जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनको गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर में ऐड किया गया था यहाँ पे फर्स्ट समय में। गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर में फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेपरेट किया गया इंडिया का, उसको गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको मिनी पार्लियामेंट का जो नाम है वो दिया जाता है। लेजिस्लेटिव का जो वर्क है वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। तो पार्लियामेंट बेसिकली आपको क्या देखने के लिए मिलता है? जहाँ पे कानून बनाए जाए, जहाँ पे लॉ फ्रेमिंग का वर्क हो, तो बेसिकली आपको 1853 की फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको भी रीड करोगे तो वहाँ पे भी ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फेडरल फीचर कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? आप देखिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको देखने के लिए मिलेगा, डिवीजन ऑफ पावर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, बाई कैमरल का जो लेजिस्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। ड्यूल सिटीजनशिप इंडिया के अंदर नहीं बताया गया है ड्यूल सिटीजनशिप के बारे में, तो बेसिकली ड्यूल सिटीजनशिप जो है वो हमारे फेडरल फीचर नहीं है। ये काफ़ी बेसिक है, आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। के.एम. पनिकर सर के द्वारा किन पर्सन को मदन मोहन मालवीय ऑफ केरला के नाम से जाना जाता है? ये देखिए पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। 2 जनवरी का जो समय है उस समय इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पीएम सर के द्वारा भी अपना जो ट्राइब्यूट है इनको जो याद है वो किया गया। श्री मन्नतु पद्मनाभन नाम के जो पर्सन है, श्री मन्नतु पद्मनाभन नाम के जो पर्सन है उनको यहाँ पे बेसिकली केरल का जो मदन मोहन मालवीय है उसके नाम से जाना जाता है। आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर एक टीचर हुआ करते थे, इनिशियल फेज के अंदर एक टीचर हुआ करते थे, बाद में एक लॉयर के रूप से ये इमर्ज होते हैं। नैयर नाम का जो कम्युनिटी है, नैयर नाम का जो कम्युनिटी है उनके रिगार्डिंग में इनके द्वारा जो नैयर कम्युनिटी के रिगार्डिंग में जो सर्विस, सोशल सर्विस का एक जो सोसाइटी है उसको डेवलप किया गया था। नैयर सोशल सर्विस सोसाइटी, नैयर सोशल सर्विस सोसाइटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया गया। कोटायम केरल नाम का जो जगह है, कोटायम जो केरल नाम का जो जगह है वहाँ पे इनका जो बर्थ है वो देखने के लिए मिलता है। कोटायम किसकी वजह से भी फेमस है स्टूडेंट्स? रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रेजेंट समय में जो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर टी के रिगार्डिंग में, टी एंड कॉफ़ी के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था कि टी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, टी बोर्ड का, कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो आपको यहाँ पे रबर बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। कोटायम केरल के अंदर सिचुएटेड है जहाँ पे श्री मन्नतु पद्मनाभन सर का जो बर्थ है वो देखने के लिए मिलता है। नैयर सोशल सर्विस का जो सोसाइटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। वैकोम सत्याग्रह है, वैकोम सत्याग्रह है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया। गुराव्यूर का जो सत्याग्रह है, गुराव्यूर का जो सत्याग्रह है उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन इनका आपको देखने के लिए मिलता है। 1924 है और 1931 का समय है। आप देखिए कि इनके द्वारा काफ़ी कुछ जो वर्क है उनको बेसिकली वहाँ पे कैरी आउट किया गया था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, वैकोम सत्याग्रह, गरोयूर का सत्याग्रह है, अनटचेबल पर्सनस हैं जिनको अनटचेबल के रूप से ट्रीट किया जाता था। वैसे कोई भी पर्सन अनटचेबल नहीं है स्टूडेंट्स।
तो आप देखिए उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था। उसी के रिगार्डिंग में ये जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है वो चलाए गए थे। उसके अंदर श्री मन्नतु पद्मनाभन सर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। के एम पनिकर नाम के जो सर हैं जो केरल से ही बिलोंग किया करते थे, आप देखिए उनके द्वारा इनको मदन मोहन मालवीय केरल के नाम से जो संबोधित एड्रेस है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे में है कि जो मदन मोहन मालवीय हैं हमारे जो बीएचयू के फाउंडर हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, आप देखिए कि हिंदू महासभा है उनका भी इनके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1914 के समय में। जो हिंदू महासभा है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलता है मदन मोहन मालवीय सर के द्वारा। तो आप देखिए कि मदन मोहन मालवीय सर के द्वारा कौन कौन से जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं उनसे एसोसिएटेड हैं। एक हिंदी का आपको ये जो बेसिकली न्यूज़पेपर है वो देखने के लिए मिलता है, अद्भुत्य नाम का जो न्यूज़पेपर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि मर्यादा एक वीकली हुआ करता था जो इनके द्वारा हिंदी के अंदर ही चलाया करते थे, लीडर भी इनका आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हिंदुस्तान जो दैनिक नाम का जो अखबार है वो भी ये चलाया करते थे। आज नाम का एक अखबार है उसके अंदर भी ये पार्टिसिपेट किया करते थे मदन मोहन मालवीय। आप देखिए कि इनको महामना के नाम से हम जानते हैं। इनको महामना का जो नाम है वो दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया था? महामना का जो टाइटल है वो आपको मोहनदास करमचंद गांधी हैं उनके थ्रू देखने के लिए मिलेगा। एम के गांधी के द्वारा इनका हार्डवर्क के रिगार्डिंग में, एजुकेशन की पर्सपेक्टिव से, सोशल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में इनको ये जो टाइटल है वो दिया गया। इसके अलावा कर्मयोगी का जो टाइटल है हमारे जिनका मेमोरी के अंदर हम टीचर्स डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं, सर्वपल्ली जो राधा कृष्णन हैं उनके द्वारा इनको जो कर्मयोगी हैं उसका जो टाइटल है वो दिया गया है कि ये जो कर्मयोगी पर्सन हुआ करते थे। इनके द्वारा आप देखिए कि जो 4 टाइम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है उसको हेड किया गया था। 1909 के समय में कांग्रेस के सेशन को ये हेड करते हैं। 1913 के समय इनके द्वारा कांग्रेस का सेशन हेड किया गया। 1932 के समय कांग्रेस का सेशन हेड किया गया जस्ट आफ्टर द हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके द्वारा 31 का जो कराची सेशन के बाद में। और आप देखिए कि 1919 का जो कांग्रेस सेशन है, 1919 का जो कांग्रेस सेशन है वो भी इनके द्वारा हेड किया गया था। तो 4 टाइम कांग्रेस का सेशन को ये हेड करते हैं। सोशल रिफॉर्म का एक्टिविटी कैरी आउट किया गया। साल्ट सत्याग्रह जो हमारे एम के गांधी सर के द्वारा लॉन्च किया गया था उसके अंदर ये पार्टिसिपेट किए थे मदन मोहन मालवीय। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रिगार्डिंग में भी इनके जो बेसिकली आपको जो एड्रेस है वो देखने के लिए मिलता है मदन मोहन मालवीय सर के द्वारा। और 2014 के समय गवर्नमेंट के द्वारा इनको भारत रत्न का जो अवार्ड है वो दिया गया था। अब देखिए कि इनके द्वारा जो बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया गया था मदन मोहन मालवीय सर के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हमारे मदन मोहन मालवीय सर के बारे में है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कुछ ग्रुप और फोरम के बारे में मेंशन किया गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप और फोरम है जिसके अंदर इंडिया और ब्राज़ील है वो मेंबर हैं। आप देखिए कि ब्रिक्स का मेंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहले तो मेंबरशिप ओनली 5 कंट्रीज के पास हुआ करता था, प्रेजेंट समय में जो मेंबरशिप है वो एक्सपेंड हुआ है। कौन कौन से नई कंट्री हैं जो मेंबर बने हैं ब्रिक्स का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। होमवर्क है आपका, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। तो आप देखिए कि ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका सबसे लेटर फॉर्म के अंदर ज्वाइन करता है ब्रिक्स को। एक आपको बेसिक देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया और चाइना, ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है जिसको कि 2009 के समय में जो कोपेनहेगन के अंदर में जो क्लाइमेट का समिट हुआ उस समय ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। तो 4 कंट्रीज का ग्रुप है। 2003 के समय ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन एग्जिस्टेंस के अंदर में आएगा और आप देखिए कि उस ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन के थ्रू में इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का जो ग्रुप है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो नए कंट्रीज कौन से ऐड हुए हैं ब्रिक्स के अंदर में ये कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। तो ओनली ऑल 3 के अंदर में इंडिया और ब्राज़ील है वो मेंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट G20 के अंदर भी हैं। आप देखिए कि G4 जो यूएनएससी के रिफॉर्म की रिगार्डिंग में है कि यूएनएससी के अंदर जो परमानेंट मेंबरशिप है वो और कंट्रीज को यहाँ पे ग्रांट की जाए, तो उसके रिगार्डिंग में भी आपको इंडिया और ब्राज़ील है उनका मेंबरशिप आपको देखने के लिए मिलता है। ब्राज़ील यहाँ पे क्यों न्यूज़ के अंदर है? ब्राज़ील के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुए थे, इस वजह से ब्राज़ील है वो न्यूज़ के अंदर है। सेकंड या थर्ड जो जनवरी का समय है उस समय की न्यूज़ के अंदर में। ब्राज़ील का लोकेशन आपको देखना है। अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए
कल जो फर्स्ट क्विज है उसके अंदर हमने कोंगो के बारे में रीड किया था। आपको अमेजन के बारे में भी पता होना चाहिए, जो लार्जेस्ट आपको इक्वेटोरियल जो रेन फॉरेस्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि उनको लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के एरिया को। इसके अलावा आपको रबर के रिगार्डिंग में भी ब्राजील के बारे में पता होना चाहिए कि रबर का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी सारा देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में है, तो आप देखिए कि इस स्कीम को बेसिकली हमारी जो फैमिलीज हैं, गर्ल चाइल्ड का जो फैमिली है उनको एनकरेज करने के पर्सपेक्टिव से चलाया गया था। ये बेसिकली आपको एक सेविंग स्कीम्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी जो सेविंग स्कीम्स हैं उनको चलाया जाता है, जिसके अंदर आपको किसान विकास पत्र है वो भी आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, नेशनल जो सेविंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के सेविंग्स के रिगार्डिंग में, कुछ शॉर्ट टर्म सेविंग के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा, कुछ लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म सेविंग जो स्कीम है, लॉन्ग टर्म का जो सेविंग स्कीम है, उनके बीच जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या है बेसिकली ये आप जरूर से रीड करना, क्या टाइम पीरियड का डिफरेंस है या यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये डिफरेंस एक बार गूगल जरूर से करना आप। सुकन्या समृद्धि अकाउंट है जिसको कि यहाँ पे फैमिलीज हैं, गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ है, उसके एजुकेशन के रिगार्डिंग में इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करना है। हायर एजुकेशन के समय जब गर्ल चाइल्ड पहुंचे 18 ईयर का एज उनका कंप्लीट हो, तो उनका जो एजुकेशन के रिगार्डिंग में इन्वेस्टमेंट को हम कैरी आउट कर सकें। या आप देखिए कि उनका जो मैरिज का जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में भी पीएम सर के द्वारा मेंशन किया जाता है कि 10 ईयर का जो एज है उस समय इनका अकाउंट है वो आप ओपन कीजिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का नाम उसको दिया गया है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था एजुकेशन और अदर जो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड के रिगार्डिंग में है, तो उसका सेविंग के परस्पेक्टिव से एनकरेज करने के रिगार्डिंग में। सर्व शिक्षा अभियान के अंडर में क्या इसको लॉन्च किया गया था, तो स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्कीम है उसके अंडर में इसको लॉन्च किया गया था पीएम सर के द्वारा 2015 के समय में, 14-15 के समय में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय नहीं ओपन कर सकते हैं, इसका जो 10 ईयर का एज है वो होने के समय उसका ओपन करेंगे। इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड ओनली इन ऑथराइज बैंक्स, ऑथराइज बैंक्स के अंदर ही नहीं करेंगे। आप देखिए कि जो पोस्टल ऑफिस है वहाँ पे भी आप इसको ओपन कर सकते हो, ऑथराइज बैंक्स नहीं है। 10 ईयर का जो 9 या 10 ईयर का जो समय है उस समय आप इसको ओपन करोगे। 18 ईयर का जो एज है वो कंप्लीट होने के समय में मेच्योर होता है, उस समय में आप इनको यूज कर सकते हो। या आप देखिए कि 18 ईयर के समय आपको उनको विड्रॉल नहीं करना है, तो लेटर फॉर्म के अंदर भी आप इसको बेसिकली जो मनी है उसको निकाल सकते हो। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके द्वारा इंडिया के द्वारा इलीगल इमिग्रेशन को टैकल करने के पर्सपेक्टिव से जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है, तो आप देखिए कि ब्राजील है, सॉरी जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया नाम का जो कंट्री है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो ऑस्ट्रिया नाम का जो कंट्री आपको देखने के लिए मिलता है उससे भी साइन किया था। और आप देखिए कि 2023 का जो जुलाई अगस्त का जो समय है उस समय ऑस्ट्रेलिया के इसको साइन करने के बारे में डिस्कस किया गया था। इलीगल इमिग्रेशन को रोकने की रिगार्डिंग में जो मोबिलिटी एग्रीमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, तो ऑल 3 कंट्रीज है जिनके साथ में इसको साइन किया गया। यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो ओनली वन स्टेटमेंट है वो करेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज, टुडेज दैट क्विज के बारे में है, सेकंड क्विज जिसको हमने डिस्कस किया प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स होमवर्क जो भी मिला है उसको जरूर से कैरी आउट कीजिए, नोट डाउन कीजिए होमवर्क को, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी टॉपिक मेंशन किया जाता है यहाँ पे तो उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, पिंगाली वेंकैया सर को मेंशन किया गया है तो ये न्यूज़ के अंदर होंगे, इस वजह से ही यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इनको प्रैक्टिस करना। थैंक यू वेरी मच।